नमस्ते, सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत सर। राहुल गांधी एक बार फिर सड़क पर आ गए और ये सड़क पर इस बार राहुल गांधी एक ऐसे मामले को लेकर के आए हैं जिसमें बहुत आसानी से, जिसमें शायद इस देश में नेता प्रतिपक्ष की तो क्या किसी को भी जरूरत नहीं है। बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। एक आम आदमी, उसके साथ कोई भी घटना दुर्घटना होती है, वो एक चिट्ठी लिखता है, एक पत्र लिखता है और लेकर के थाने में चला जाता है। वो शिकायत अपनी दर्ज कराने के लिए प्राथमिकी के तौर पर उसको देता है, फिर पुलिस आगे कार्रवाई करती है, एफआईआर दर्ज करती है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इसके लिए भी अगर इस देश में नेता प्रतिपक्ष को सड़क पर उतरना पड़ जाए, धरना देना पड़ जाए और धरने में भी ये बात कहनी पड़े कि जब तक एफआईआर नहीं हो जाती ये धरना जारी रहेगा, कितना सामान्य माना जाए। हेमंत सर, जिस तरीके की ये परिस्थिति है, राहुल गांधी सड़क पर एक ऐसे मामले को लेकर के उतरे हैं, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, अमित शाह से आज तक जवाब मांगा जा रहा था, अब उस मामले में एक शिकायत दर्ज कराना तक भारी हो गई है। क्या शिकायत दर्ज करने के लिए राहुल गांधी के आने के बाद भी शिकायत का दर्ज ना होना कितना सामान्य है इस देश में, कितना लोकतांत्रिक है, कितना संवैधानिक है, कितना नियम संगत है? यहां से बात शुरू करते हैं। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। 20 जुलाई की घटना थी और आज 21 अगस्त है। जो व्यक्ति खुद पीड़ित है उसको एफआईआर दर्ज कराने का हर उस पे एंगल पे अधिकार है, कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। होना क्या चाहिए था कि साहिल को जैसे ही ये पैलेट्स लगे, हॉस्पिटल में गया, उसकी एमएलआर कटी। एमएलआर का पहली इंफॉर्मेशन कहां जाती है? कंसर्न थाने को, यानी कि पार्लियामेंट स्ट्रीट को। एफआईआर तो उस दिन हो जानी चाहिए थी एमएलआर के बेसिस पे, ठीक। वहां से लेकर के आज तक एफआईआर नहीं हुई। उनकी वकील 13 तारीख से घूम रही है, 13 अगस्त से, एंड टुडे इज 21। एक महीना और एक दिन तक जो व्यक्ति एक अपनी आंख गंवा चुका है उसकी एफआईआर दर्ज ना होना सामान्य स्वतः प्रक्रिया है। मुझे चोट लगी किसी कारण से, मैं हॉस्पिटल में हुआ, जैसे ही एमएलआर कटी पुलिस को इंफॉर्मेशन जाती है, मेडिकल लीगल रिपोर्ट कहते हैं, ठीक। पुलिस आएगी, वहीं पे पर्चा दर्ज करेगी। लेकिन ये मोदी जी का नया भारत है, इसमें कोई भी चीज ऐसी हो ही नहीं सकती। मेरी तो चिंता दूसरी है कि आज के इस घटनाक्रम के बाद राहुल गांधी, आपको पता है, 12:30 बजे से धरने पे बैठे हुए हैं। इस समय जब मैं और आप शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लगभग 2.5-3 घंटे उनको ऑलरेडी हो चुके। अगर इस देश के नेता विपक्ष को एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में डीसीपी के दफ्तर के आगे धरने पे बैठना पड़ता है, तो इस देश का नया भारत तो बन गया ना। फिर तो लोकतांत्रिक भारत में कहीं कोई दिक्कत लग रही है आपको किसी भी तरीके की? और सबसे शर्मनाक बात क्या है कि संसद के पटल पर मोदी के संसदीय कार्य मंत्री ये कहता है कि कोई फायर नहीं हुआ, नंबर 1। संसद के बाहर वो बाकायदा एक एजेंसी को इंटरव्यू देता है, कल या परसों उसने इंटरव्यू दिया और कहा कि दिल्ली पुलिस की सराहना की जानी चाहिए कि उसने मिनिमम फोर्स किया। तो राहुल गांधी ने आज इनको जो पैलेट जो निकले उस साहिल लोचन के शरीर से, वो सारी दुनिया को पैलेट दिखा दिए। अब ये क्या मुंह दिखाएंगे? वो पैलेट जैसे राहुल गांधी कह रहे थे, क्या उन्होंने खुद ही मार लिए क्या अपने आप को? ये इस सरकार की शर्मनिरपेक्षता की पराकाष्ठा है कि इनको संसद के पटल पर झूठ बोलने में शर्म नहीं आती, इनको संसद के पटल से बाहर झूठ बोलने में कोई समस्या नहीं आती। आज की तारीख में डीडीआर में यह दर्ज है कि पैलेट फायरिंग के आदेश किसने दिए, कितने पैलेट फायर हुए, उसमें संख्या में वो है। और आरएएफ को तो यह भी पता है कि किन कर्मचारियों ने पैलेट फायर किए थे। और केंद्र सरकार सरेआम बिना किसी लाग लपेट के संसद के पटल पर झूठ बोल रही कि कोई फायर नहीं हुआ, और संसद के बाहर भी ये कह रहे हैं। पैलेट कब फायर किया जाता है राम प्रकाश जी? अगर आप लीगल उसमें जाएंगे फ्रेमवर्क के अंदर, क्योंकि मैंने तो सारी उम्र यही सब बीमारियां ही कवर की। पैलेट तब फायर किया जाता है जब सामने आपके वायलेंट भीड़ हो, और वायलेंट भीड़ को कंट्रोल करने, जैसे कश्मीर में होता था, पत्थरबाज करते थे तो, और उसमें संकरी गलियां होती थी, वहां पे आप वाटर कैनन यूज नहीं कर पाते, वाटर कैनन जाएगा ही नहीं। और पुलिस की प्रॉक्सिमिटी बहुत करीब हो जाती थी, पुलिस और पैरामिलिट्री बहुत बड़े पैमाने पर घायल होती थी। यहां तो खुली सड़कें थी, सब कुछ था, उसके बावजूद भी वाटर कैनन की बजाय पैलेट फायर के आदेश कैसे हुए? अमित शाह जी जो छुपते फिर रहे हैं वो वैसे नहीं छुपते फिर रहे, उसका एक स्ट्रॉन्ग रीजनिंग है, उसको आप स्वीकार कीजिए या मत कीजिए। मैंने आज आपके पास, जब हमने तय किया कि ये शो करेंगे, मैंने कम से कम 4-5 टॉप सीआरपीएफ के लोगों से बात की और उन्होंने ये माना
कि जो प्रोटेस्ट था 20 जुलाई को, जो संसद के घेराव का माहौल था, वो कतई वायलेंट नहीं था। तो जब वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं है पुलिस की भाषा में, कानून के दायरे के अंदर, फिर आपने लीथल वेपन फायर करने की परमिशन कैसे दे दी? इस पे तो स्वतःस्फूर्त एफआईआर बनती थी। जैसे ही एमएलसी आई वहां से, जब उसने बताया साहिल लोचन ने कि साहब मैं अच्छा, उसके तो कागजों पे लिखा हुआ है सारा, राहुल गांधी ने पढ़ के सुना दिया वो कि ये मेडिकल रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। उसके बावजूद सरकार ये कह दे संसद के पटल पर कि साहब फायरिंग हुई ही नहीं, तो ये अपने आप में एक नया लो है, बहुत ही लो है। और ये डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हमारे क्या हैं? आप ये बताइए, कल एक इतनी कमेटी बना करके हटे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, क्या कर लेगी जब अगर एफआईआर ही प्रॉपर नहीं होगी तो? और इतनी देर बैठने के बाद भी, राहुल गांधी के धरने के बाद भी, नेता विपक्ष कैबिनेट मंत्री का रैंक होता है। किसी एक व्यक्ति को उसका अधिकार दिलाने के लिए सब कुछ अपेरेंट है, उसकी आंख में चोट लगी है, उसकी आंख चली गई है, हार्ट के पास चल रहे हैं, राहुल गांधी ने दावा किया 200 के आसपास चल रहे हैं उसके शरीर में, ठीक, और अभी तक एफआईआर आज भी दर्ज नहीं की। आज भी एक्नॉलेजमेंट दी है, केवल एक्नॉलेजमेंट। क्या चीज? कि आप मेरे पास कोई कागज देने आए, मैंने ठप्पा लगाया, लो ये ले जाओ। उनकी वकील को तो 13 तारीख से लेके और 20 तारीख तक ना तो एक्नॉलेजमेंट दी और ना एफआईआर दर्ज की। आप इस देश की परिस्थिति देख लीजिए। और एफआईआर दर्ज होना, राम प्रकाश जी, किसी भी क्राइम का इस्टेब्लिश हो जाना नहीं होता है लीगली, उसके बाद अदालत में केस चलता है। इस सरकार को केवल इतनी समझ होनी चाहिए कि एफआईआर दर्ज करना तो उस आदमी का व्यक्तिगत अधिकार है, कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। इसके बाद जो लीगल चीज है वो एक और भी है, वो भी ध्यान रखिएगा कि जब पैरामिलिट्री ने वो पैलेट फायर किया है तो उसमें उनको डायरेक्टली सीधे प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते बेस्ड ऑन द एफआईआर, उसके लिए भी गृह मंत्रालय की परमिशन की जरूरत होती है। और अमूमन पैरामिलिट्री फोर्स की इस तरह की फायरिंग की जांच के, प्रोसिक्यूशन के आदेश नहीं दिए जाते हैं और फिर वो सारा केस रफा दफा हो जाता है। जो राहुल गांधी ने दिखाया है सर, और जो बताया है, पहले जरा हम वो दर्शकों को सुनवा देते हैं, एक बार दर्शक उसको सुन लें और फिर हम इस पर आगे विस्तार से बात करें। देखिए 14 तारीख को, भैया शांत हो जाए, 14 तारीख को यहाँ पे कनॉट प्लेस में, माइक तो माइक, 14 तारीख को यहाँ पे, भैया शांत हो जाए, फिर नहीं तो मैं बैठ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, बोलिए, थोड़ा सा हो गया, आप यहाँ शांत होइए, भैया चुप हो जाए। 14 तारीख को कनॉट प्लेस में पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए, ये देखिए ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ, ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है। वो फाइल दिखाओ, ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको, एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक हैं, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा
तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ ये अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है, जिनका रेप किया जाता है उनके साथ होता है, गरीबों पर ये किया जाता है, हर रोज किया जाता है। और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, एफआईआर, डीडीआर और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। और हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है। दिखाइए, यहाँ दिखाइए, युवा पे गोली चलाई जा सकती है, मगर आंख दिखाइए, गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। साहिल की लॉयर हैं, 2 मिनट आप आइए, बोलिए। आप ये कितने दिन से आप घूम रही हैं? 13 अगस्त से इनको एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में भेजा जा रहा है। आज सुबह हम एक पुलिस स्टेशन गए, हमें बताया गया कि यहाँ नहीं हो सकता, आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाइए। हमें वहां से यहाँ भेजा। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए। 14 अगस्त को वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन कनॉट प्लेस। दे सेड कि ये जंतर मंतर के सारे केसेस संसद मार्ग आए हैं, हम इधर भी आए कोऑपरेट करने के लिए। उन्होंने कहा कि प्लेस ऑफ इंसिडेंट कनॉट प्लेस एरिया है, तो आप कनॉट प्लेस जाइए। हम फिर से कोऑपरेट करने के लिए वहाँ गए। वहाँ वो इनिशियली टेकअप कर रहे थे, द मोमेंट दे रेड द कंप्लेंट उन्होंने वापस कर दिया और बिठाया रखा काफी देर कि एसएचओ साहब आ रहे हैं, एसएचओ साहब आ रहे हैं। एसएचओ साहब ने मुझसे पर्सनली फोन पे बात किया कि मैडम हम नहीं लेंगे, आप डीसीपी क्राइम ब्रांच आरकीपुरम जाइए, हम नहीं ले सकते, सॉरी। और उसके मेरे उनके साथ, और जब आपने उनसे कहा तो फिर उन्होंने इनसे कहा कि नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया है। और हमने ये भी कहा कि आप मेरी कंप्लेंट दर्ज कीजिए, मेरी डीडी नंबर दे दीजिए, आप कनेक्ट कर दीजिए जो भी एफआईआर है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है डीसीपी क्राइम ब्रांच के पास। नहीं, आप वहाँ जाइए। हम 7 बजे पूरा दिन लगाने के बाद 7 बजे डीसीपी क्राइम ब्रांच गए, वहाँ एसीपी उमेश भारद्वाज से भी मिले। उन्होंने कहा यहाँ डायरेक्टली कंप्लेंट नहीं आती। आई सेड सर, मैं भी यही समझा रही थी, डायरेक्टली कंप्लेंट गोज टू द पुलिस स्टेशन। एक आम आदमी तो पुलिस स्टेशन जाएगा कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। सो यू आर क्लोजिंग द फर्स्ट डोर ऑफ रेमेडी टू हिम विच इज द पुलिस स्टेशन। सो उसकी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं हो रही है, एफआईआर तो अभी तक नहीं। अब कंप्लेंट एलओपी के आने के बाद कंप्लेंट पे बस ठप्पा लगा, रिसीविंग मिला है, एफआईआर अभी भी दर्ज नहीं हो रही है। देयर इज अ क्लियर ऑफेंस दैट हैज हैपेंड। वी हैव एन एमएलसी कॉपी ऑफ लेडी हार्डिंग व्हिच सेज punctured wounds and oozing blood oozing out। सर, राहुल गांधी ने पूरे सारे सबूत सामने रख दिए थे। बार बार ये कहा जा रहा था कि पैलेट गन फायर ही नहीं हुई। किरण रिजिजू ने अभी इंटरव्यू दिया हाल में, तब भी हमने सुना था जब वो दिल्ली पुलिस की कितनी तारीफ कर रहे थे। पैलेट गन फायर नहीं हुई, बार बार ये बात कही जा रही है, लेकिन सारे सबूत मौजूद हैं। उसके बावजूद भी इस तरीके का दावा करना, क्या हम इसे केवल झूठ के तौर पर माने? नहीं, ये बेसिकली देखिए, सरकार जो है ना, ये कुपड़ों की है। मैं आपको एक लीगल पोजीशन बताई कि आपने मेरे खिलाफ एफआईआर करा दी, मैं ड्यूटी पे था। अगर सरकार चाहे तो प्रोसिक्यूशन जो कंसर्न व्यक्ति है उसको मना कर सकती है कि इसका प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, और वो एफआईआर फिर वैश हो जाती है एक तरीके से। ये सरकार उसके लिए भी तैयार नहीं है, सरेआम सदन झूठ बोलती है। और अब जब कुछ नहीं बचा कहने के लिए, तो अब रविशंकर प्रसाद ने क्या किया, ताजा जरा एक बार वो भी दर्शकों को दिखा दीजिए, आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। क्या कह रहा है रविशंकर प्रसाद? बहुत बड़ा वकील है भाई साहब, कोई गलतफहमी मत रहिएगा। वो कह रहा है कि राहुल गांधी डज पॉलिटिक्स ऑफ एनार्की। ये एनार्की करवा कौन रहा है? आप अगर एफआईआर दर्ज कर लेते तो राहुल गांधी के दिमाग में कोई खराबी है क्या, वो आके यहां धरना देते? किसी व्यक्ति का कानूनी अधिकार आप छीन रहे, किसी पीड़ित को न्याय आप नहीं मिलने दे रहे, और एनआरकी राहुल गांधी फैला रहे। इन व्यक्तियों की, अरे ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा वकील है, ये आदमी फ्रस्ट्रेट है, अलग बात है, कैबिनेट से इसको चलता कर दिया गया था, लेकिन इनके शब्दों पे जाइए। एनआरकी, एनआरकी क्या चीज होती है? इस देश में अगर सबसे बड़ा कोई एनार्किस्ट है तो अपने अंदर झांक के देखे पूरी भारतीय जनता पार्टी। जब पूरे देश के युवा, पूरे देश के जैन जी, पूरे देश की जैन अल्फा आपसे सवाल पूछ रही है, तो आप सवाल पूछने वालों पे हमला कर रहे हैं। जयपुर की खबर दिखा दीजिएगा।
जिस तरीके से सीजेपी के प्रवक्ता पे, राका पे, जिस तरीके से बीजेपी के लोगों ने वहां हमला किया। इनका, मैं जो आपको बार बार एक बात कहता हूं ना, कि इनके पाप का घड़ा अब भर रहा है राम प्रकाश जी, और विनाश काले विपरीत बुद्धि की तरफ चल पड़े। अब ये जो भी चीज करेंगे वो इनको बैकफायर करेंगे, ये आप लिख के रख लीजिए मेरी बात। अब क्या मुंह दिखाएंगे मोदी जी, जब आपने सामने पैलेट दिखा दिए कि ये पैलेट कहां से निकले, साहिल लोचन के शरीर से। अब मना कर दो आप, किसने निकाले थे ये एम्स ने निकाले, सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट से तो लाए नहीं कहीं से। अब कराओ ना जांच। आपके रिकॉर्ड में ये बात आ चुकी है कि वहां पर जो जांच है कि डीडीआर के अंदर पैलेट फायर का आदेश है बाकायदा, और उसमें कितने पैलेट फायर हुए, संख्या पे अंतर हो सकता है, लेकिन पैलेट तो फायर हुआ है, बच्चे सामने आए हैं। और अब तो हालत ये है कि एम्स ने उन पीड़ितों के, वो अपने क्या नाम है, साकेत गोखले एक एमपी होते थे अपने तृणमूल के राज्यसभा के, उन्होंने एक आरटीआई लगाई, एम्स से पूछा कि भाई पैलेट फायर के कितने पेशेंट आपके पास है, संख्या पूछी, संख्या बताने से मना कर दिया ये कह के कि उससे पेशेंट की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाएगी। मुझे आप बताइए कि मैं आपको ये कहूं कि पब्लिक इंडिया में कितने काम करते हैं लोग, कितने साथी काम करते हैं, उस आइडेंटिटी डिस्क्लोज कैसे होगी, बताएंगे मुझे? ये इस सरकार के कुतर्कों की इंतहा है। क्यों? क्योंकि इनके मन में चोर है। आज आपने आईवाश करने के लिए एक कमेटी बनवा दी, कल देखा आपने जिस तरीके से, उसमें किस किस तरीके के लोग हैं वो कोई मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। ये जो आईवाश का पूरा प्रोपेगेंडा रच दिया गया था, उसके बाद राहुल गांधी का सड़कों पे आना इनको एक्सपोज करता है। ये पूरा कैबिनेट मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा देश को, क्योंकि सरेआम झूठ बोलते हैं, सरेआम झूठ, या तो चुप रहते या झूठ बोलते। 20 जुलाई की फायरिंग, पैलेट फायरिंग, और आज 21 तारीख है, प्रधानमंत्री ने एक शब्द कहा हो, अमित शाह जी ने एक शब्द कहा हो, संसद के अंदर कहा हो, संसद के बाहर कहा हो। कल पेड़ के नीचे खड़े होकर क्या कह रहे थे? देश को राष्ट्रवाद सिखा रहे थे श्रीमान गृह मंत्री। आप कल्पना कीजिए, आपका जो काम है उसको तो कौन कर रहा है? किरण रिजिजू। दिल्ली पुलिस की प्रशंसा करनी चाहिए। और जिस गृह मंत्री जो कहते हैं कि हम तो किसी चीज से छुपते ही नहीं, तो संसद में जवाब नहीं दे तो बाहर के दे दो भाई, आ जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। इस बच्चे से जिसको लोचन को चोट लगी, क्या अपने मोदी जी मिलने गए, अमित शाह मिलने गए, किरण रिजिजू मिलने गए? कौन गया इनका मिलने? कोई जवाब देगा इसका? राहुल गांधी तो हॉस्पिटल में नहीं गए। वो तो जंतर मंतर के प्रदर्शन को आतंकवादी प्रोटेस्ट मान रहे हैं, अराजक तत्वों का प्रोटेस्ट मान रहे हैं, तो वो उनसे मिलने कैसे जाएंगे? नहीं, आप मत जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन उनके कानूनी अधिकार तो मत छीनिए ना। सवाल तो यहां दूसरा है ना, जो श्रीमान मोहन भागवत ये कहते हैं, जो इनके पथ प्रदर्शक है सारे सिस्टम के, कि ये तो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, राष्ट्रवादी है, और ये इनको जो भी कुछ भी कहते हैं, तो ये एम्बिग्विटी क्यों फैला रहे हो? ये भ्रम जो है, इस भ्रम को कब तक फैलाते रहोगे? सच्चाई का सामना कम करोगे? ये पैलेट सामने आने के बाद अब ये बताओ कि मोदी कैबिनेट क्या मुंह दिखाएगी? और ये ध्यान रखिएगा, ये जो राहुल, प्रियंका, ये शैलजा और जितने लोग बैठे हुए हैं वहां इस परिवार को लेकर के रोचन को, इसमें निगाहें जो है, निगाहें केवल मोदी पे, उस पे, शाह पे है, असली निशाना मोदी है। ये ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। जो मोदी भागते फिर रहे हैं ना इवेंटों के जरिए और जरिए, पिछले कुछ दिनों से रील बनाने चले थे, उनका जुलूस निकल लिया आपने। पोमेरियन मीडिया क्या कह रहा था? मोदी की रील 5 करोड़ लोगों ने देखी, 7 करोड़ लोगों ने देखी, फिर बंद क्यों कर दी? मोदी जी तो छपास और विकास के बड़े शौकीन है, क्यों कर दी रील बनानी? रोज बनाओ ना 4। आप यकीन करेंगे, कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई और वहां सबको इंस्टाग्राम पे आने के लिए कहा गया। ये तो ये सरकार है आपकी, इंस्टाग्राम पे आइए, वहां जेनजी से वो करना है। और जेनजी जब स्कूलों का ऑडिट करने चली गई तो उनके ऊपर बीजेपी के लोग पीटते हैं उनको। और गांव वाले, मैं तो शर्म आनी चाहिए कि जिस गांव का भलाई होना है ना उसके अंदर, और उसमें तमाम ऐसे तत्व घुस गए कि गांव वाले बन के, उसी गांव वाले बन करके, और ये कह रहे हैं कि हम अपना आप कर लेंगे। तो कर लीजिए, जाइए। इस देश के अंदर कुपड़ों का एक ऐसा गिरोह तैयार कर दिया गया है, वही भाजपा ही है सारे के सारे, वो गांव वाले के नाम पर उस गांव को बदनाम करने का खेल शुरू कर दिया। ये हालत है इस देश की कि बीजेपी जो कुछ मेरा एक सवाल है, ये एफआईआर जो दर्ज कराने की बात हो रही है, जिस पर इतना हो हंगामा मचा पड़ा है, मैं लीगल एक चीज समझना चाहता हूँ, इस देश में अमित शाह के ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है कि नहीं दर्ज हो सकती है? नहीं, दर्ज क्यों नहीं? एफआईआर तो प्रधानमंत्री पे भी दर्ज हो सकती है। नोबडी इज अबाउट द लॉ, नोबडी। सर्विंग राष्ट्रपति, सर्विंग गवर्नर, सर्विंग चीफ जस्टिस, सर्विंग सुप्रीम कोर्ट जज, सर्विंग हाई कोर्ट जज, सर्विंग चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, इनको छोड़ करके उनके लिए एक पूरा प्रोसीजर लेट डाउन, और उसमें भी प्रोसिक्यूशन जो होगा वो पद पे रहते हुए नहीं होगा।
आपको याद है नरसिम्हा राव के खिलाफ एफआईआर दी हुई थी, ये क्या बात है? एफआईआर बाकायदा दर्ज हो सकती है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन सवाल या तो अमित शाह तो छोड़ दीजिए ना, अमित शाह ने तो कोई फायर नहीं किया, वो तो जब ऑनर्स कहीं फिक्स होगा कि आदेश कहां से आए थे, वो तो जांच का वहां का मामला आएगा। यहां तो सिंपल एक बात है कि मेरी आंख में पैलेट लगा है, उस घटना में लगा है, सारे मेडिकल रिकॉर्ड सामने हैं, एमएलआर सामने है, उसके बाद आप एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे। ये बच्चा तो नहीं कह रहा कि अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, वो तो राहुल गांधी की मांग है संसद के अंदर कि बीइंग गृह मंत्री ही इज रिस्पॉन्सिबल, द ओनस इज ऑन हिम एज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट अदरवाइज। ना तो अमित शाह ने फायर किया, ना अमित शाह ने आदेश दिए डायरेक्टली तो। लेकिन पुलिस को ये किसने कहा कि कम हार्ड ऑन देम? सवाल ये आएगा ना, तो लाइबिलिटी वहां फिक्स होगी जाकर के। और जैसा मैंने बताया, केवल एफआईआर दर्ज करने का मतलब ये नहीं कि दोषियों को सजा मिली जाएगी, वो अधिकार भी गृह मंत्रालय का है कि वो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देंगे भी या नहीं। आमतौर पे वो क्या करते हैं, जब ऑन ड्यूटी इस तरह की चीज होती है तो वो लॉ एंड ऑर्डर का बहाना बना करके प्रोसिक्यूशन सैंक्शन से इनकार कर देते हैं। तो वो स्कोप तो सदा ही है इसके अंदर, उसके बावजूद एफआईआर दर्ज ना करना, इसको क्या कहिएगा? सवाल तो ये है ना, ये विशुद्ध तौर पर असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। और क्या कह रही है दिल्ली पुलिस? सूत्र बता रहे हैं, सूत्र आजकल बड़े महत्वपूर्ण हो गए कि इस पूरे मामले की ना क्राइम ब्रांच जांच कर रहा है। तो कर ले, क्राइम ब्रांच के पास शिकायत ही नहीं होगी तो जांच क्या करेगा वो? आप एफआईआर दर्ज करो, उनको भेज दो। अब तो कमेटी भी बन गई कहने के लिए, जब आप कागज ही दर्ज नहीं करोगे तो जांच किस बात की होगी? सवाल तो ये है। लेकिन कौन पूछे इनसे? रविशंकर प्रसाद जैसे आगे एनआरकी, व्हाट डू यू मीन बाय एनआरकी? एनआरकी तो आप फैला रहे हैं। किसी के कानूनी अधिकार छीनना, उसको सड़क पर मजबूर करना लाने के लिए एनआरकी कौन फैला रहा है? इज द गवर्नमेंट नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? हाउ कम राहुल गांधी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? सरकार तुम्हारी, गृह मंत्री तुम्हारा, दिल्ली पुलिस तुम्हारी, दिल्ली पुलिस अमित शाह को रिपोर्ट करती है, अमित शाह मोदी जी को रिपोर्ट करते हैं, और एनआरकी राहुल गांधी फैला रहा है। फिर तुम कायर, उसको अंदर कर दो, बंद कर दो, करो पर्चा दर्ज। वो भी नहीं कर पाएंगे, तो केवल लफाजी करनी है ऊपर से नीचे तक, तो कीजिए। सारे देश की जनता ने देख लिया आपको। यू स्टैंड ट्रूली एक्सपोज्ड इन एवरी सेंस ऑफ वर्ड, एवरी सेंस ऑफ वर्ड। दिस गवर्नमेंट इज नॉट हैविंग एनी लोकस टू स्पीक ऑन यूथ एज ऑफ नाउ। जिस तरीके से बच्चों के साथ जातियां हो रही है, चाहे वो यहां पे हो रही है, चाहे वो जयपुर में हो रही है, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, जो भी आप कह लीजिए, ये इनको बुरे तरीके से एक्सपोज कर रहा है सारे सिस्टम। अब सर, ये जो एफआईआर की बात है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब तक एफआईआर नहीं होगी धरना जारी रहेगा। अमित शाह के ऊपर आज की तारीख में इस देश में एफआईआर हो जाने का मतलब है सीधा सीधा कि पूरी सरकार, एक तरीके से देखा जाए तो सरकार सीधे घेरे में आ जाती, क्योंकि अमित शाह के ऊपर अगर कोई है तो केवल प्रधानमंत्री जी बचते हैं। और प्रधानमंत्री जी का भी आपने उनकी भूमिका भी स्पष्ट कर दी कि भाई अमित शाह साहब प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। ऐसे में तो पूरे सरकार पे बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। आखिर अब आज की भाजपा, ये तो हम नियम संगत बात कर रहे हैं, किरण रिजिजू ने बनाना रिपब्लिक का जिक्र किया था, तो क्या बनाना रिपब्लिक में एफआईआर संभव है? जो व्यक्ति सर्वे सर्वा है, एक जिनके पर तानाशाही की आरोप लगता है, क्या बनाना रिपब्लिक में एफआईआर संभव है? अगर संभव है तो हमारे यहाँ फिर अगर नहीं है बनाना रिपब्लिक तो एफआईआर क्यों नहीं हो पा रही है? अगर बनाना रिपब्लिक में एफआईआर नहीं होती है तो रिजिजू साहब ये दावा क्यों कर रहे हैं कि बनाना रिपब्लिक में हम नहीं है? प्रकाश, देखिए, लोकतंत्र के मायने होते हैं कुछ। लोकतंत्र का मतलब होता है कानून सम्मत, संविधान सम्मत जो भी प्रक्रियाएं हैं वो अपनी जगह पे होती रहेंगी। उसमें कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है वो बाद की बात है। ये जो साहिल लोचब बच्चा है या राहुल गांधी जो उनके साथ खड़े हैं, प्रियंका साथ खड़ी, ये उनकी तहरीर में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। वो चाहते हैं कि उस घटना में उस बच्चे को चोट लगी है, उसके दोषियों को सजा मिले। वो बात पुलिस के रिकॉर्ड में है, ठीक। उसका ओनस कहां तक जाएगा, कब जाएगा, आज नहीं जाएगा, सरकार बदलने पे जाएगा, वो एक अलग पक्ष। आज की तारीख में ना तो उस एफआईआर में कहीं अभियुक्त के तौर पर अमित शाह का नाम है, ना किसी और व्यक्ति का नाम। केवल और केवल क्या है कि वहां ऐसा प्रदर्शन था, उसमें ये बच्चा शामिल था, इसके ऊपर पैलेट फायर हुआ, इसकी आंख चली गई, इस पर कार्रवाई की जाए, सिंपल इतनी बात है। इसमें किसी आरएफ के बंदे का भी नाम नहीं, किसी दिल्ली पुलिस के बंदे का नाम नहीं, तभी तो जांच की जरूरत है। ये एफआईआर, दिस इज नॉट बाय नेम, दिस इज बाय घटना, कि ये घटना हुई थी वहां पर।
तो उसको भी आप दर्ज नहीं कर रहे और उसके बाद कहते हैं कि हम मजबूत सरकार है। उसके बाद ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र हैं। ये लोकतंत्र कैसा हुआ? सवाल यही है ना। और बनाना रिपब्लिक क्या होता है? बनाना रिपब्लिक लिटरल टर्म्स में ये होता है कि माना कोई कानून है ना संविधान है, आप जैसे चाहो उसको हाँक लो। यू शो मी द मैन एंड आई शो यू द रूल। तो ये काम तो 14 साल 2014 से लेकर अब तक करते ही आए हैं, इसमें क्या कंफ्यूजन। लेकिन सवाल ये है कि अब जितनी रिजिडिटी दिखाएंगे ये इस मामले में, उतने ज्यादा एक्सपोज होंगे। पूरे खेल को राम प्रकाश जी एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए। राहुल गांधी सीजेपी के आंदोलन से कितने समय पहले से पेपर लीक से लेकर स्टूडेंट्स के इश्यू उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं, ठीक। उसके बावजूद ही सरकार की सबसे बड़ी जिद क्या है कि कांग्रेस या राहुल गांधी को किसी बात का क्रेडिट ना मिल जाए। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके का वो व्यक्ति है, यहां पर बिना एफआईआर दर्ज किए उठ जाएगा वहां से? ये सरकार खुद अपने कारनामों से क्यों एक्सपोज हो रही है? होना क्या चाहिए था, जैसे ही वो उसके साथ गए इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करो। और जाने की भी जरूरत क्यों है? ऑनलाइन कंप्लेंट पे एफआईआर दर्ज होती है राम प्रकाश जी, कानून है इस देश का। और यहां सारी डॉक्यूमेंटेशन, एमएलआर से लेकर के हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट, डिस्चार्ज समरी, एवरीथिंग इज देयर। उसके बावजूद उसकी वकील 13 तारीख से घूम रही है और लीडर ऑपोजिशन को सड़कों पर आना पड़ रहा है और लीडर ऑपोजिशन अनार्की फैला रहा है। तो अब आप जोड़ लीजिए सारे का कि बनाना रिपब्लिक किसने बनाया। आपके हाथ में सबूत है, आपकी आंख फूटी हुई है, आपके पास पैलेट्स है जो आपके शरीर से निकाले गए, वो बाकायदा सरकारी अस्पताल की कार्रवाई है, प्राइवेट अस्पताल की कार्रवाई नहीं है। तो ये सारी स्थिति इनकी मानसिकता को दिखाती है राम प्रकाश जी कि किस तरीके के लोग हैं। दे आर नॉट लॉ अबाइडिंग पीपल, दे रन दिस कंट्री बाय देयर whims and fancies, pick and choose, selective एप्लीकेशन। इनके बंदे को कुछ हो जाए तो सारी धारा लगा दो यूएपीए से लेकर के, और कोई दूसरे पक्ष का है तो उसको घूमने दो। क्या होना चाहिए था इस मामले में? ये कोई पहली घटना नहीं है, माफ कीजिएगा। दुनिया में भारत का डंका बजाने वाली हमारी पहलवान खिलाड़ी है, उनको आपको पता है एफआईआर दर्ज कराने के लिए क्या करना पड़ा था? सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुए भाजपा के सांसद के खिलाफ, जो मामला खारिज किया है राउज एवेन्यू कोर्ट ने, उसके आदेश दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी क्या उनके कहने से बच्चों पहलवानों को? मोदी जी उनको बुला करके खाने पे बुलाया करते, चाय पे बुलाया करते, फोटो खिंचवाया करते, विनेश और साक्षी नाम से बोला करते, बजरंग नाम से बोला करते, याद है? भूल गए। और मोदी की सरकार में दिल्ली पुलिस को एफआईआर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा इन बच्चों को, जो इस देश के हीरे हैं। अब सर नैरेटिव की ये जो लड़ाई है, क्या वो एक बार फिर पूरी तरीके से कांग्रेस के पाले में खड़ी हो गई है, राहुल गांधी की तरफ शिफ्ट हो गई है? वंदे मातरम पर जो बवाल मचाने की कोशिश भाजपा की थी, वो पूरी तरीके से फेल साबित हो गई है, मान लिया जाए? प्रकाश जी, जहां तक देखिए इस देश में दो धाराएं, एक धारा है पोमेरियंस की, वो तो जो लाइन रविशंकर ने, ऐसी थोड़ी थी, रविशंकर ने फीड दिया है उनको कि राहुल गांधी अनार्की फैला रहे, अनार्किस्ट, वो तो उसी लाइन पे खेलेंगे। लेकिन देश की जेनजी और जेन अल्फा देख रही है कि उनकी लड़ाई कौन लड़ रहा है, कौन आगे बढ़ा रहा है। ये बिल्कुल अपेरेंट क्लियर है कि इसमें कोई समस्या नहीं। तो ये जो चीज है ना कि तुम अपने फॉल्स नैरेटिव, और इनका नैरेटिव आज की तारीख में इट हैज फॉलन फ्लैट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। इनका कौन सा नैरेटिव चल रहा है बता दो मुझे आप। जो कुछ ये कर रहे हैं वही उल्टा पड़ रहा है। आपने कहा वंदे मातरम, मैं आपको आपके माध्यम से, पब्लिक इंडिया के माध्यम से, पूरी भाजपा के केंद्रीय कैबिनेट और जितनी स्टेटों में मुख्यमंत्री उन सबको ओपन चैलेंज करता हूं कि उनका कोई भी व्यक्ति एक आकर के इनका पूरा वंदे मातरम बिना टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के सुना दे, गा के सुना दे, कोई एक व्यक्ति। राष्ट्रवाद के बहुत बड़े ठेकेदार हैं, मोदी से लेकर के, और जहां भी इनकी आखिरी सरकार है वहां तक का कोई मंत्री, मुख्यमंत्री आके सुना दे जरा, बिना टेलीप्रॉम्प्टर या बिना पढ़ाई के। ये राष्ट्रवाद के ठेकेदार है। रोज आप देखते नहीं कि राष्ट्रवाद गवाने, वंदे मातरम गवाने जाते हैं, कोई मेरे आप जैसा सिरफिरा माइक लगा देता है कि आप सुना दो, तो मैं तो नहीं सुनाऊंगा। तो ऐसे कितने वीडियो देखे आप? इनका वंदे मातरम से लेना देना क्या है? ये तो नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि वाले थे ना, और वो भी कब? इनके एक व्यक्ति का फोटो दिखा दो मुझे 15 अगस्त 47 से पहले जो वंदे मातरम गाना पे तो बैन था भाई साहब, अंग्रेजों की पुलिस पकड़ लिया करती। ये एक आदमी का कागज ला दे कि हमारा वो बंदा वंदे मातरम गाते हुए पकड़ा गया था, बता दे। ये ठेकेदार वंदे मातरम के। यही तो दुर्भाग्य इस देश का अपने राम प्रकाश भाई। परिस्थितियां पूरी तरीके से भाजपा के हाथ से निकली हुई हैं।
किसी तरीके से वंदे मातरम की आड़ में एक मूवमेंट खड़ा करके इन मुद्दों से देश का ध्यान भटकाने की कोशिश अभी शुरू ही हुई थी कि राहुल गांधी ने ये एफआईआर की मार सामने ला करके रख दी। अब इस एफआईआर की मार से किस तरीके से बचा जाए, भाजपा शायद इस पर मंथन शुरू कर चुकी होगी। रविशंकर प्रसाद जिस तरीके की बात कर रहे थे वो उसका एक नमूना मात्र है। भाजपा अब क्या क्या प्रोपेगेंडा लेकर के आएगी अभी और ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।